वक्फ एक्ट में वक्फ बोर्ड को सरकार का दर्जा दे दिया गया है। क्या सरकार कोई प्योरली रिलीजियस एक्टिविटी कर सकती है? सर देखिए कितनी बड़ी विडंबना है। और आज आपने जो टॉपिक रखा है, वक्फ एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और माइनॉरिटी कमीशन एक्ट 1992, सच्चर कमेटी, ये सारी चीजें अगर मैं एक शब्द में समराइज करना चाहूं तो ये अपने आप में बहुत बड़ा कंट्रडिक्शन है सेकुलर से। क्योंकि अगर संविधान में सेकुलर वर्ड है तो माइनॉरिटी वर्ड हो नहीं सकता है। और मैं बात आपको क्यों बताना चाहता हूं, क्योंकि जब मैंने संविधान सभा की सारी डिबेट पढ़ी तो संविधान सभा में इनिशियली आर्टिकल 299 था ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें माइनॉरिटी राइट्स दिए गए थे और उस समय संविधान में सेकुलर वर्ड नहीं इंसर्ट किया गया था। तो हुआ ऐसा कि आर्टिकल 299 बंटवारे के बाद डिलीट किया गया और जो उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने ये कहा कि माइनॉरिटी राइट्स हम नहीं देंगे, ये इतने वेल निट माइनॉरिटीज हैं जो एक देश का बंटवारा कर सकते हैं। इफ यू आर सो वेल निट कि आप इस देश का बंटवारा कर सकते हैं तो आप कैसे माइनॉरिटी हैं, और इसीलिए कोई माइनॉरिटी राइट्स नहीं दिए जाएंगे। आर्टिकल 14-15 इसे में मैंने अपनी किताब में कोट किया है ये पूरी डिबेट को। सर बुक आर्टिकल 14 सर आर्टिकल 14 और 15 में सेकुलर की थीम है, सेकुलर की थीसिस है। इसीलिए जहां पे सेकुलर संविधान है वहां पे अलग से माइनॉरिटी राइट्स नहीं दिए जा सकते हैं। पर उसके विरोध में जाके आर्टिकल 29-30 का गठन किया गया, उसको इनेक्ट किया गया। तो जो आज आपने सवाल पूछा ये बहुत मूलभूत सवाल है कि चाहे वक्फ एक्ट में आपने सरकार का दर्जा दे दिया, ये आप कैसे दे सकते हैं किसी भी रिलीजियस एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए। और आज सेक्शन 8 वक्फ एक्ट 1995 का इन क्लियर वायलेशन है सेक्शन आर्टिकल 27 के। क्योंकि वक्फ एक्ट में सेक्शन 8 में क्या लिखा है कि जो वक्फ का सर्वे होगा उसका पैसा राज्य सरकार वहन करेगी, और ये डायरेक्टली इन कंट्रवेंशन है आर्टिकल 27 के, जो ये कहता है कि सरकार कभी भी किसी रिलीजियस एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए, किसी धर्म को प्रमोट करने के लिए टैक्स पेयर के मनी से खर्चा नहीं करेगी। आज मैं सवाल पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि क्या हिंदू समाज के लिए, जैन समाज के लिए, क्रिश्चियन समाज के लिए, सिख समाज के लिए, पारसी समाज के लिए, बौद्ध समाज के लिए कोई ऐसा प्रावधान है कि हमारी संपत्तियों को, कि हमारी संपत्ति कितनी है, हमारी संपत्ति बची रहे, हमारी संपत्ति प्रिजर्व रहे, इसके लिए कोई बोर्ड का गठन किया गया है? और उस बोर्ड का जो गठन है उसके बाद सरकार हमारी संपत्तियों का सर्वे करके उसकी रिपोर्ट देती है और उस सर्वे का खर्चा राज्य सरकार वहन करती है। मुझे तो कोई ऐसा प्रोविजन मिला नहीं। कल मैं बहुत सारी डिबेट्स में गया था, बहुत सारे लोगों से मैंने ये ओपन क्वेश्चन पूछा कि आप प्लीज मुझे एक एक्ट, एक ऑर्डर, एक रूल, एक जीओ, एक बाई लॉ, एक नोटिफिकेशन बताइए जहां पे ऐसा कोई प्रावधान है, मैं एक शब्द नहीं बोलूं। पर सर किसी ने कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं बताया। तो सवाल ये है, जैसे कि मैंने आज अभी आपके सामने वक्फ एक्ट के सेक्शन 4, 5 और 6 को डील किया, सेक्शन 8 के बारे में बताया, ऐसे ही सेक्शन 40 सब क्लॉज 3 है जो ये कहता है। अब देखिए, एक तो है दो तरह से कोई भी संपत्ति वक्फ संपत्ति के परव्यू में आ सकती है, इस एक्ट को समझने की जरूरत है। एक है सेक्शन 4, 5 और 6 में जो सर्वे होता है, जो हर 10 साल में होता है, और इस 10 साल के बीच में अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि वो किसी भी कोई भी संपत्ति वक्फ संपत्ति है, तो सेक्शन 40 सब क्लॉज 3 में ये लिखा हुआ है कि वो उसको वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता है। और जिसकी संपत्ति घोषित करेगा वक्फ संपत्ति उसको नहीं बताएगा, जहां पे वो संपत्ति रजिस्टर्ड है उसको बताएगा कि भाई आप इस फला फला की संपत्ति रजिस्टर कर ली गई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मेरी सोसाइटी है और मेरा एक पर्टिकुलर एरिया है, 1 एकड़ लैंड है मेरी जो सोसाइटी के रूप में चल रही है, दर्ज है, और मेरी संपत्ति वक्फ संपत्ति घोषित हो जाएगी तो मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया जाएगा। इतना बड़ा मुगलिया कानून है कि हाँ, इतना बड़ा मुगलिया कानून यही हुआ है, इतना बड़ा मुगलिया कानून है कि आप हमें, मतलब आप हमसे बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए भी आपको घृणा आती है। और इसीलिए आप बताएंगे रजिस्ट्रार ऑफ द सोसाइटीज को। रजिस्ट्रार ऑफ द सोसाइटीज में हमें पता है क्या होता है, हजारों कम्युनिकेशंस आते हैं, फेंके पड़े रहते हैं, और वो मुझे इंटर्न क्यों कम्युनिकेट करेंगे? तो अल्टीमेटली होता यह है कि कोई भी संपत्ति सेक्शन 40 में वक्फ संपत्ति घोषित होती है, उसको पता भी नहीं चलता है और उसके अगेंस्ट ना कोई ट्राइब्यूनल जा पाता है। आज तमिलनाडु में 1500 साल पुराना मंदिर आपने वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया, जब इस्लाम इंडिया में 1200-1300 साल पहले आया है, उससे पहले का मंदिर है 1500 साल पुराना मंदिर, आप उसको कहते हो पूरा वक्फ संपत्ति। और उनको बताया भी नहीं,
और उनको बताया भी नहीं। वो आज डॉक्यूमेंट्स लेके लड़ रहे हैं। अब आप कहोगे उसको वक्फ ट्राइब्यूनल में जाके चुनौती दीजिए। वक्फ ट्राइब्यूनल में कौन बैठा होगा? इस्लामिक लॉ का जानकार, एक स्टेट गवर्नमेंट का आदमी और एक जुडिशियल सर्विस का आदमी। और बाय डिफॉल्ट वक्फ ट्राइब्यूनल में हमेशा जो मुस्लिम कम्युनिटी के मेंबर्स है वही रहते हैं। तो सिविल कोर्ट का जुडिक्शन आपने बार कर दिया। वाई सिविल कोर्ट का जुडिक्शन आपने बार कर दिया? तो आज मैं सवाल पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ये किस तरह का कानून नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने पारित किया है, जहां पे सेक्शन 40, सेक्शन 4, 5 और 6, सेक्शन 8 आज हम सबके सामने है। और एक मजेदार बात बताना चाहता हूं, उसके बाद में और भी उदाहरण दूंगा। चंद्रशेखर आजाद पार्क का उदाहरण है, जहां पे शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क ने, शहीद चंद्रशेखर ने अपनी शहादत दी। उस पार्क को आपने वक्फ नंबर 284 घोषित कर दिया 1992 में, जब वक्फ एक्ट आया भी नहीं था 1995 का। पूरी फर्जी एंट्री की है। वो सारी बातें हमने इलाहाबाद हाईकोर्ट में रखी। उसके बाद जो उनकी 18 मज़ारें हैं वहां से हटाई गई। आप चंद्रशेखर आजाद पार्क का उदाहरण देख लीजिए, सूरत में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का उदाहरण देख लीजिए, बेट द्वारका का उदाहरण देख लीजिए, ताजमहल का उदाहरण देख लीजिए, ज्ञान व्यापी का देख लीजिए, मथुरा का देख लीजिए। लिस्ट कीप्स गोइंग ऑन। कितने सारे ऐसे संपत्ति हैं जो वक्फ संपत्ति घोषित की है। इस समय डिफेंस और रेलवे के बाद थर्ड लार्जेस्ट नंबर पे अगर किसी की संपत्ति तो वक्फ की है। 8 लाख वर्ग मीटर संपत्ति इस समय वक्फ बोर्ड के पास है। और मुझे लगता है ये 2008 के आंकड़े थे, अगर आज इसका आकलन किया जाएगा तो इस समय वक्फ की सेकंड लार्जेस्ट नंबर पे संपत्ति है। एक पूरा पाकिस्तान क्रिएट किया जा सकता है, इतनी बड़ी लैंड है। अगर आज वक्फ है कि हमारी सारी लैंड जो इंडिया के अलग अलग कोनों में एक तरफ कर दी जाए तो एक पूरा पाकिस्तान के बराबर आप एक मुल्क बनाने का काम कर सकते हैं। इतनी संपत्ति है। और ये सारी संपत्ति किसी ने डोनेट नहीं की है, डेडिकेट नहीं की है। एक मिनट में आपको यहाँ इंटरप्ट करूंगा। जो फिगर आ रहे थे 6 लाख एकड़, तो मैंने उसको जो मैंने कैलकुलेट किया तो वो आया 2428 स्क्वायर किलोमीटर जमीन है, मतलब। और वो उत्तर प्रदेश के 17 जिलों से अधिक बड़ा है। तो मतलब आप ये समझिए कि पूरा का पूरा एक पाकिस्तान अलग से बैठा दिया गया है। वो बैठा दिया गया 9000 स्क्वायर किलोमीटर उधर दे दिए गए। उसके बाद यहाँ और 2000 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो और लगा दिया गया। और सर एक बड़ी मजेदार बात बताऊं, ये जो जितनी संपत्ति है ये किसी ने एक्वायर नहीं की है, मतलब किसी ने डेडिकेट नहीं की है वक्फ को, कोई डेडिकेशन नहीं हुआ, ये एक्वायर की गई संपत्ति है जो इन्होंने खुद हर को घोषित कर करके अपने पास लिया है। और जो लोग बेचारे गरीब और जो लोग थे कब्रिस्तान के, जो खाली पड़ी हुई जमीनें थी, वो सब कैप्चर करने का जो काम किया गया, उससे संपत्ति इतनी बड़ी है। ये किसी मुस्लिम ने डेडिकेट नहीं किया है। मैं आज आपके माध्यम से चैलेंज करना चाहता हूं वक्फ बोर्ड को, जितनी इनकी संपत्ति दिखाएं किसने किसने डेडिकेट किया है। अगर आज कोई आदमी इंडिया में वक्फ मैनेजमेंट काउंसिल जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स मेंटेन करती है उसकी वेबसाइट पे जाएगा तो मेजर कॉलम जो होता है डेडिकेशन का, कि उसका मुतवल्ली कौन है, ये कब डेडिकेट की गई, वो ब्लैंक है, वो कॉलम ब्लैंक है। तो मतलब जो इस्लाम का मानने वाला है उसने उस संपत्ति को वक्फ किया ही नहीं, उस संपत्ति को वक्फ किया ही नहीं। आपने घोषित कैसे कर दिया किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति? और ये वक्फ बाय यूजर का कंसेप्ट क्या है? आज मैं जब ज्ञान व्यापी का केस फाइल करता हूं तो मैं चीखता रहता हूं, चिल्लाता रहता हूं, ये बात कहता रहता हूं कि इतिहास में कोई जगह अगर हिंदू मंदिर की थी तो हमेशा हिंदू मंदिर की रहेगी। तो लोगों को वो बात नहीं समझ में आती है, पर यह बात बड़ी जल्दी समझ में आती है कि हम 200 साल से मस्जिद के रूप में यूज कर रहे थे। अरे भाई, आप 200 साल से अगर उसको मस्जिद के रूप में यूज कर रहे थे तो मैं भी उसको हजारों सालों से मंदिर के रूप में यूज कर रहा था। यहाँ पे भी तो जो हिंदू लॉ है कि एंडाउमेंट बाय यूजर, वो क्यों नहीं आएगा? उसको कभी कोई लीगल सैंक्शन तो नहीं मिली। वक्फ बाय यूजर का कंसेप्ट है, उसको तो लीगल सैंक्शन और जुडिशियल सैंक्शन भी मिली हुई है। तो इसलिए सेक्शन 40, सेक्शन 4, 5, 6, सेक्शन 8 ड्रैकोनियन है। और यहां पे कहानी खत्म नहीं होती। सेक्शन 54, 55 वक्फ बोर्ड को लगता है कि अगर किसी ने उसकी प्रॉपर्टी का इंक्रोचमेंट किया है तो उसको सिविल कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही एक इंक्वायरी करेगा, उसको इंक्रोचर डिक्लेयर करेगा। सेक्शन 55 में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ऑर्डर करेगा कि आप इस इंक्रोचमेंट को हटाइए। आज किसी हिंदू, जैन, बुद्ध, पारसी, सिख, क्रिश्चियन, इनके लिए क्या प्रक्रिया है कि हमें हमारी संपत्ति में किसी ने इंक्रोचमेंट कर लिया तो हमें दावा दायर करना पड़ेगा सिविल कोर्ट में और एक लंबी लीगल लड़ाई लड़नी पड़ेगी 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए। पर वक्फ बोर्ड के लिए ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। इसके बाद कहानियां खत्म नहीं होती। सेक्शन 83 में आपने वक्फ ट्राइब्यूनल बनाया जहां पे इस्लामिक लॉ का जानकार होगा। कोई भी क्या ऐसी कोर्ट इंडिया में, कोई मुझे बताए, आज आपके जो शो पे जो हम लोग को सुन रहे हैं, हमें और आपको, इंडिया में कोई मुझे बताए कोई ऐसी कोर्ट है क्या
ट्राइब्यूनल कोर्ट, कोई भी ऐसी कोर्ट है क्या जहां पे ये क्वालिफिकेशन है कि हिंदू लॉ का जानकार इसमें बैठेगा? कोई बताए ऐसा? तो इस्लामिक लॉ का जानकार जो है वो वक्फ ट्राइब्यूनल में बैठेगा, और बाकी जो लोग हैं वो भी बाय डिफॉल्ट प्रैक्टिकली वो मुस्लिम लोग होते हैं जो इस वक्फ ट्राइब्यूनल में बैठते हैं। सेक्शन 85 में आपने सिविल कोड का जुडिक्शन बार्ड कर दिया। और सुनिए, यहाँ पे कहानी नहीं खत्म होती है। सेक्शन 89 में अगर आपको वक्फ के खिलाफ कोई केस फाइल करना है तो आपको उनको 2 महीने की नोटिस देनी पड़ेगी, जस्ट लाइक पैरेलल गवर्नमेंट, जो सेक्शन 80 की प्रोविजन है सीपीसी में सेक्शन 80 की प्रक्रिया है। इसके बाद भी कहानी नहीं खत्म होती है। सेक्शन 101 में जो वक्फ बोर्ड के जितने मुतवल्ली हैं, मेंबर्स हैं, उनको आपने पब्लिक सर्वेंट का दर्जा दिया है। किसी शंकराचार्य को, किसी महंत को, पुजारी को, पुरोहित को, प्रीस्ट को, किसी गुरुद्वारे में हमारे जो भाई हैं उनको तो आपने पब्लिक सर्वेंट का दर्जा नहीं दिया, उनको आपने पब्लिक सर्वेंट का दर्जा दिया। अगर आपने उनको टच भी कर लिया तो सेक्शन 21 ऑफ द आईपीसी में ऑफेंस है। सेक्शन 107 में आपने उनके लिए लिमिटेशन एग्जेम्प्ट कर दी है कि वो कभी भी कोर्ट आए तो उनके लिए कोई मियाद नहीं है, लिमिटेशन एक्ट उनके लिए एग्जेम्प्टेड है। वहां पे हिंदू देवी देवताओं के लिए राम मंदिर के जजमेंट में लिमिटेशन को इंटरप्रेट किया गया है और कहा गया है कि लिमिटेशन जो है वो आपके ऊपर अप्लाई करेगी इन सर्टेन केसेस में नहीं अप्लाई करेगी। जहां पे शिबायत नेग्लिजेंट रहा है वहां पे लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं करेगा, पर जहां पे शिबायत है और उसके सामने अगर कोई काम हुआ है तो वहां पे लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करेगा, जो कि मेरा ऐसा मानना है हिंदू लॉ के भी खिलाफ है। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि आप ऐसा एक कंसेप्ट कैसे दे सकते हैं कि जहां पे आपने लिमिटेशन को एग्जेम्प्ट कर दिया, क्योंकि हर आदमी जानता है कि लिमिटेशन एक्ट 1963 हमारे राइट्स को कर्टेल करता है, रेमेडीज को कर्टेल करता है। जो राइट होता है वो आदमी का रहता है, पर रेमेडी खत्म हो जाती है। आई एम सॉरी, मैंने गलत बोल दिया था। जो हमारी रेमेडी होती है वो बार हो जाती है लिमिटेशन एक्ट में, राइट रहता है। तो आपने मुस्लिम समाज के लोगों के लिए लिमिटेशन एक्ट को एग्जेम्प्ट कर दिया, मतलब उनका राइट भी रहेगा, उनकी रेमेडी भी रहेगी, और हमारे लिए हमारा राइट तो रहेगा पर हमारी रेमेडी नहीं रहेगी। तो ये सेक्शन 107 है। और इसके बाद वक्फ बाय यूजर का 105 104 में जो नॉन मुस्लिम है वो वक्फ डेडिकेट कर सकता है। अब कोई पूछे कि ये क्लियर प्रोविजन है कन्वर्जन का, ये क्लियर प्रोविजन है जहां पे मसलमैन जो बंदूकधारी हैं, जो लोग आज मुझे कन्वर्ट करना चाहते हैं, गांव देहात में हमारे जो हिंदू भाई हैं उनको आप कन्वर्ट कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी वक्फ में ले ले रहे हैं, क्योंकि वक्फ तो वही कर सकता है जो अल्लाह को मानने वाला है। पर सेक्शन 104 ये नहीं कहता है जो नॉन मुस्लिम भी है वो भी वक्फ कर सकता है। इससे कन्वर्जन भी हो रहा है, इससे मैल प्रैक्टिसेस भी बढ़ रही हैं। तो ये पूरा एक ऐसा सेटअप किया गया है, ये पूरा एक ऐसा प्रोविजन और ओवरराइडिंग इफेक्ट भी दे दिया गया है अमेंडमेंट में तो 2013 ओवरराइडिंग इफेक्ट भी है। हाँ बिल्कुल, ओवरराइडिंग इफेक्ट भी है। तो पॉइंट इन इशू ये है कि ऐसा कोई प्रोविजन ट्रस्ट एक्ट में, सोसाइटीज एक्ट में नहीं है, ना किसी और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के लिए है, चाहे वो हिंदूज हो चाहे और माइनॉरिटीज हो। तो ये टोटल एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और मैं आपके माध्यम से आज ये बात कहना चाहता हूं कि जो वक्फ एक्ट 1923 है जो ओरिजिनल था, आप उसी को लागू कर दीजिए। मैं जो आज सोल्यूशन आपके माध्यम से देना चाहता हूं, मैं ये बात ठोक के कहना चाहता हूं, बहुत स्ट्रांगली कहना चाहता हूं कि अगर जो मैं आज आपके माध्यम से सजेशंस दे रहा हूं, अगर कोई इसको मान ले तो कोई भी मुसलमान इसका इस देश में विरोध नहीं कर सकता है, क्योंकि ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स के तहत किया गया था। अगर आप उनकी पावर्स को वक्फ एक्ट 1923 पे कर देंगे तो उनको वही पावर्स मिलेंगी जो वक्फ के इंटरसी मैनेजमेंट के लिए है, शिया सुन्नी के वक्फ के मैनेजमेंट के लिए। और इतना सा अमेंडमेंट करना चाहिए, ये जितने मैंने बाकी सेक्शंस बताए इसमें तो अमेंडमेंट होना ही चाहिए। इतना अमेंडमेंट करना चाहिए कि जो वक्फ एक्ट 1995 है 2013 के अमेंडमेंट के बाद ये नॉन मुस्लिम्स पे अप्लाई नहीं करेगा। एंड ऑफ द स्टोरी, एंड ऑफ द स्टोरी। नॉन मुस्लिम्स पे अप्लाई नहीं करना चाहिए वक्फ एक्ट 1995। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि जो ओरिजिनल वक्फ की थीम थी उसी पे जाएगा कि शिया सुन्नी के डिस्प्यूट के लिए आप करिए। और साथ ही साथ ये जो 8 लाख वर्ग किलोमीटर, 8 लाख एकड़ प्रॉपर्टी इनके पास आई है, इसकी भी जांच करनी चाहिए केंद्र सरकार को कि ये प्रॉपर्टी कैसे कैसे आई है, और जो उसके ओरिजिनल ओनर्स हैं उनको वो सारी प्रॉपर्टी लौटानी चाहिए, उनके जो ओरिजिनल मालिक हैं, जो बेचारे इस समय कानून, जैसे वो आपके दिल्ली सरकार ने क्या केंद्र सरकार ने जाते जाते 123 प्राइम प्रॉपर्टी वापस कर दी, उनको वापस कर दी 123 प्राइम प्रॉपर्टी वापस क्या कर दी, उनकी थी ही नहीं, वो डिस्प्यूट में थी, उसको कह दिया कि नहीं नहीं इन्हीं की कर दिया, इन्हीं के दिन। और सर एक बात और बताना चाहता हूँ, इस समय पूरा पंजाब और हरियाणा वक्फ की समस्या से परेशान है।
हुआ ऐसा, जो हमारे हिंदू भाई पाकिस्तान से माइग्रेट करके बंटवारे के टाइम पे यहाँ पे आए, और जो मुस्लिम समाज के लोग यहाँ से पाकिस्तान गए तो उनको तो वहां पे उनकी जमीन मिल गई, और जो हिंदू भाई मुस्लिम की प्रॉपर्टी पे आके रहे तो वो अल्टीमेटली इवैक्यू प्रॉपर्टी थी जो केंद्र सरकार थी, जो केंद्र सरकार जिसकी कस्टोडियन थी। केंद्र सरकार ने 1984 में राजीव गांधी गवर्नमेंट ने उसको वक्फ को दे दिया, और हुआ ऐसा कि जो हिंदू भाई उसके ओनर बनने चाहिए थे आज वो टेनेंट है। पहले वो 50 रुपए 100 रुपए रेंट दे देते तो उनको कोई दुख दर्द नहीं हो रहा था, आज वही वक्फ बोर्ड वहां पे हजारों रुपए रेंट मांग रहा है, 20,000 25,000 30,000, नहीं तो कह रहे हैं आपको निकाल देंगे। तो ये कितना बड़ा फ्रॉड किया गया आप देखिए केंद्र सरकार द्वारा 1984 में, कि जो ओनर होना चाहिए था संपत्ति का उसको आपने टेनेंट बना दिया, और जो जिसका कोई अस्तित्व नहीं था, जो ऑलरेडी एक देश ले जा चुका था बंटवारे के टाइम पे, उसको आपने वक्फ को दे दिया, और वक्फ आज हमसे रेंट वसूल रहा है। पूरा पंजाब और हरियाणा इस समय समस्या से ग्रसित है और जूझ रहा है।